नमस्कार। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर बात करने वाले हैं। मीना प्रधान बनाम कमला प्रधान 2023 जी। और ये फैसला इस बारे में है कि किसी की वसीयत मतलब विल उसे कानूनी तौर पे सही कैसे साबित किया जाए, खासकर तब जब कोई उसे चुनौती दे रहा हो। हाँ, ये काफी उलझा हुआ सवाल हो सकता है कई बार। हमारी ये जो चर्चा है ये पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के इसी फैसले के जो मुख्य बिंदु है उन्हीं पर आधारित है। बिल्कुल। मकसद मतलब सीधा सा है ये समझना कि भाई भारतीय कानून क्या कहता है, वसीयत वैध कैसे होती है और अदालतें किन चीजों पर ध्यान देती हैं जब कोई सवाल उठाता है। सही। क्योंकि सोचिए, वसीयत ही तो वो दस्तावेज है जो तय करता है कि किसी के जाने के बाद उनकी संपत्ति किसे मिलेगी। बिल्कुल, बहुत अहम दस्तावेज है। पर इसे कानूनी मान्यता कैसे मिलती है, खासकर अगर मान लीजिए परिवार में ही कोई कह दे कि हम इसे नहीं मानते। तो चलिए इसी को समझते हैं आज। जी, तो ये जो मीना प्रधान बनाम कमला प्रधान वाला मामला आपने बताया, ये बहुत अहम है। इसमें हुआ ये था कि एक व्यक्ति थे बहादुर प्रधान। उन्होंने अपनी मृत्यु से सिर्फ, आप सोचिए, 7 दिन पहले एक वसीयत लिखी। अच्छा, बस 7 दिन पहले? हाँ, और उनकी जो पहली पत्नी थी मीना प्रधान और उनके बच्चों ने इस वसीयत को चुनौती दी, क्योंकि वसीयत में सारी संपत्ति दूसरी पत्नी कमला प्रधान और उनकी बेटी के नाम कर दी गई थी। ओह, तो मामला काफी पेचीदा हो गया होगा। हाँ, निचली अदालतों ने तो वसीयत को सही माना, फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। तो अगर हम कानून की नजर से देखें तो पहली सीढ़ी क्या है? मतलब एक वसीयत को सही साबित करने के लिए क्या कुछ बुनियादी शर्तें होती हैं? हाँ, बिल्कुल। 2 मुख्य कानून हैं यहाँ देखने वाले। एक तो है भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925, उसकी धारा 63। धारा 63, ठीक है। और दूसरा है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसकी धारा 68। अच्छा, तो पहले धारा 63 की बात करें। हाँ। वो क्या कहती है? हाँ, धारा 63 कहती है कि जो वसीयत बना रहा है, जिसे हम टेस्टेटर कहते हैं, हाँ, टेस्टेटर, उसे उस पर दस्तखत करने होंगे या कोई निशान बनाना होगा, और ये दस्तखत ऐसी जगह होनी चाहिए जिससे साफ लगे कि हाँ, ये वसीयत को लागू करने के इरादे से ही किए गए हैं, मतलब फाइनल हैं। अच्छा, ठीक है, दस्तखत हो गए। और मैंने गवाहों के बारे में भी सुना है, उनका क्या रोल है इसमें? हाँ, गवाह बहुत जरूरी हैं। धारा 63 ये कहती है कि कम से कम 2 गवाह होने चाहिए। कम से कम 2? जी, कम से कम 2। और इन गवाहों ने या तो टेस्टेटर को दस्तखत करते हुए देखा हो, या फिर टेस्टेटर ने खुद उन्हें बताया हो कि देखो ये मेरे ही दस्तखत हैं। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, हर गवाह को टेस्टेटर की मौजूदगी में ही वसीयत पर अपने दस्तखत करने होते हैं, ऐसा नहीं कि बाद में कर दिए। समझ गए। तो टेस्टेटर के दस्तखत, कम से कम 2 गवाह और गवाहों के दस्तखत भी टेस्टेटर के सामने। ये तो हुई धारा 63 की बात। जी, अब इसे अदालत में कैसे साबित करेंगे? यहाँ शायद वो दूसरा कानून साक्ष्य अधिनियम काम आता होगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहीं पर धारा 68 लगती है। ये कहती है कि अगर किसी दस्तावेज के लिए कानूनन गवाह जरूरी हैं, जैसे कि वसीयत, हाँ, तो उसे सबूत के तौर पर तब तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता जब तक कम से कम एक गवाह अदालत में आकर ये ना कह दे कि हाँ, ये दस्तखत सही है और ये सब मेरी मौजूदगी में हुआ था। अच्छा, कम से कम एक गवाह की गवाही जरूरी है अदालत में? हाँ, बिल्कुल, बशर्ते वो गवाह जीवित हो और गवाही देने की स्थिति में हो, जाहिर है। समझ गई। तो ये तो हो गई तकनीकी जरूरतें, दस्तखत, गवाह, उनकी गवाही। लेकिन मान लीजिए, जैसा अक्सर होता है, कोई ये आरोप लगा दे कि भाई ये वसीयत तो दबाव में बनवाई गई थी, या जब वसीयत बनी तब बनाने वाले की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, तब क्या होता है? हाँ, यहीं पर देखिए बात थोड़ी और गहरी हो जाती है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज पर बहुत जोर दिया है इस केस में। अच्छा, कि सिर्फ ये तकनीकी शर्तें पूरी कर देना, मतलब दस्तखत और गवाह ले आना, ये काफी नहीं है। तो फिर अब जिम्मेदारी आती है प्रोपाउंडर पर। प्रोपाउंडर मतलब वो व्यक्ति जो वसीयत को अदालत में पेश कर रहा है। अच्छा, जो उसे सही साबित करवाना चाह रहा है। हाँ, और आमतौर पर जिसका उसमें कोई फायदा भी जुड़ा होता है, उस व्यक्ति को यह साबित करना होता है कि वसीयतकर्ता ने, यानी टेस्टेटर ने, इसे पूरी तरह अपनी मर्जी से बनाया था, बिना किसी दबाव या धोखे के, और वो उस समय सही मानसिक स्थिति में था, मतलब उसे समझ आ रहा था कि वो क्या कर रहा है। इसे ही शायद टेस्टामेंट्री कैपेसिटी कहते हैं। बिल्कुल, टेस्टामेंट्री कैपेसिटी साबित करनी पड़ती है। अच्छा, तो ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है, ये टेस्टेटर की दिमागी हालत और मर्जी साबित करने की बात है। और अगर शक की कोई वजह हो, जैसे आपने बताया इस केस में मौत से सिर्फ 7 दिन पहले वसीयत बनी, क्या ये अपने आप में शक पैदा नहीं करता?
हाँ, बिल्कुल कर सकता है। ऐसी स्थितियों को कानून की भाषा में संदिग्ध परिस्थितियां या सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस कहा जाता है। और क्या उदाहरण हो सकते हैं इसके? कई हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए, वसीयत बनाने वाले के दस्तखत बहुत कांप रहे हों, लड़खड़ाते हुए लगे, या उसकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल उठ रहे हों उस दौरान, या फिर संपत्ति का बंटवारा बहुत ही अजीब लगे, मतलब बिल्कुल अप्रत्याशित हो, अनुचित लगे। अच्छा। या फिर एक बहुत बड़ी संदिग्ध परिस्थिति ये होती है कि जिस व्यक्ति को वसीयत से सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है, पता चले उसी ने उसे बनवाने में, लिखवाने में मुख्य भूमिका निभाई हो। ओह हाँ, ये तो शक पैदा करेगा ही। तो अगर ऐसी शक वाली बातें सामने आए तो अदालत क्या करती है? क्या वसीयत सीधे रद्द हो जाती है? नहीं, सीधे रद्द नहीं होती, लेकिन जो जिम्मेदारी का बोझ है ना, वो पलट जाता है। अब ये प्रोपाउंडर की, यानी वसीयत पेश करने वाले की जिम्मेदारी है कि वो इन सारे शक और सवालों का संतोषजनक जवाब दे। मतलब उसे साबित करना होगा कि ये शक बेबुनियाद है। हाँ, उसे अदालत को पूरी तरह यकीन दिलाना होगा कि शक की कोई ठोस वजह नहीं है और सब कुछ ठीक था, मर्जी से हुआ था। हालांकि ये भी है कि जो धोखाधड़ी या दबाव का आरोप लगा रहा है, उसे भी कुछ तो सबूत देना होता है। लेकिन अगर शक पैदा हो गया तो उसे दूर करने की मुख्य जिम्मेदारी प्रोपाउंडर की ही होती है। अच्छा, तो इस मीना प्रधान वाले केस में क्या हुआ? क्या प्रोपाउंडर ये साबित कर पाया? हाँ, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो गवाह पेश किया गया था वो भरोसेमंद था, और जो बचाव पक्ष था यानी मीना प्रधान, वो कोई ऐसी ठोस संदिग्ध परिस्थिति या मानसिक अस्थिरता साबित नहीं कर पाई जिससे वसीयत पर सवाल उठें। इसलिए अदालत ने वसीयत को वैध माना। समझ गई। तो मतलब गवाहों की विश्वसनीयता और शक की गुंजाइश को दूर करना ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो हमने आज ये समझा कि एक वसीयत को कानूनी मान्यता दिलवाना सिर्फ दस्तखत और गवाह जुटाने का खेल नहीं है। सबसे अहम ये साबित करना है कि वसीयत बनाने वाले ने अपनी आजाद मर्जी से, सही सोच समझ के साथ इसे बनाया था, और अगर जरा भी शक की गुंजाइश दिखती है तो उसे दूर करने का भार उसी पर है जो उस वसीयत को अदालत में लाया है, यानी प्रोपाउंडर पर। सही कहा। यहाँ एक बात सोचने वाली है, खैर, जब वसीयत बनाने वाला व्यक्ति खुद गवाही देने के लिए मौजूद नहीं होता, वो तो जा चुका होता है। हाँ बिल्कुल, हाँ। तो कानून कैसे एक संतुलन बनाता है? एक तरफ तो उसकी आखिरी इच्छा का सम्मान करना है, सही। दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि किसी ने धोखे से या दबाव डालकर उसकी संपत्ति तो नहीं हथिया ली। क्या यह संतुलन हमेशा पूरी तरह से साधा जा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।